नमस्कार, मैं हूं आमिया और शांडिल्य और आप सबका स्वागत है लेवल अप बीपीएससी के इस फ्री इनिशिएटिव जो 69 बीपीएससी के लिए हमने शुरू की है लेक्चर सीरीज। और इस लेक्चर की शुरुआत करने के पहले मैं आपको बता दूं कि सबसे पहले आपको अपनी नोटबुक और पेन लेके बैठ जाना है ताकि क्वेश्चन सॉल्व करने के दौरान जितनी भी फैक्ट्स निकल के आती हैं वो आपके कॉपी में नोट डाउन हो जानी चाहिए। इसके अलावा मैं ये भी आज आपसे दरख्वास्त करूंगा कि जितनी ज़्यादा हो सके इस वीडियो को शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। आपके एक लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करने से हमें उत्साह मिलेगा, हम इंकरेज होंगे और बेहतर करने के लिए और बेहतर कंटेंट आपके लिए लाने के लिए। हम क्वालिटी कंटेंट देने के लिए प्रतिबद्ध हैं और हमारे ही कंटेंट से क्वेश्चन आएगा बीपीएससी में, ऐसा हम दावा कर सकते हैं क्योंकि ये उसी पैटर्न पे क्वेश्चंस हम लेके आ रहे हैं जिन पैटर्न्स पे क्वेश्चन आने हैं एग्जाम में। तो 69वीं बीपीएससी के एग्जाम्स जो है 30 सितंबर को है, तैयार हो जाइए। आशा है आप बहुत अच्छे से तैयारी कर रहे होंगे। तो चलिए, हम लोगों ने पिछले 3 लेक्चर में हमने अलग अलग पार्ट में एक चैप्टर कंप्लीट किया है, वो है एडवेंट ऑफ यूरोपियन का आगमन। और अब बारी है सेकेंड चैप्टर की, और इस सेकेंड चैप्टर में हम देखने जा रहे हैं कि एक्सपेंशन ऑफ ब्रिटिश इन बंगाल में कैसे अंग्रेजों ने अपना प्रभुत्व कायम किया, अपना विस्तार किया और कैसे बंगाल वो पहला क्षेत्र बना जिसपे उन्होंने अपनी आधिपत्य कायम की और यहाँ से उन्होंने शुरुआत की पूरे भारत पर अधिकार करने की। तो आइए शुरू करते हैं आज की क्लास। देखिए, पहला क्वेश्चन कुछ यूं है, पहला क्वेश्चन हम सॉल्व करते हैं। चलिए, फर्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है। तो फर्स्ट क्वेश्चन है, इन 1757 हु वाज डिफीटेड इन द बैटल ऑफ प्लासी। 1757 में प्लासी की युद्ध में किसकी हार हुई थी? देखिए, मैंने आपसे वादा किया था कि अगले लेक्चर से जो सेकंड चैप्टर हम पढ़ेंगे उस चैप्टर से हम लोग हिंदी इंग्लिश दोनों में क्वेश्चन लेकर के आएंगे, और वो वादा आपकी पूरी हम लोग कर रहे हैं आपके लिए। और आशा है कि हिंदी मीडियम वालों को भी उतनी ही समझ में आएगी जितनी इंग्लिश मीडियम वालों को समझ में आएगी। एक तरह से हम कह सकते हैं कि ये लेक्चर पूरी तरह से हिंदी में ही है, बस क्वेश्चन का मोड जो है इंग्लिश हिंदी दोनों में है। तो हमारे जो तैयारी करने वाले बच्चे हैं, खासतौर पे ये बीपीएससी को लेकर के यूपी और बिहार में कुछ ज़्यादा ही क्रेज है, तो यहाँ के बच्चों के लिए हिंदी बहुत ज़्यादा सुविधाजनक हो जाता है अगर उनको हिंदी में लेक्चर मिलती है तो चलिए देखते हैं हम लोग। फर्स्ट क्वेश्चन क्या है? इन 1757 हु वाज डिफीटेड इन बैटल ऑफ प्लासी? ए नवाब मीर कासिम, बी मीर जाफर, सी सिराजुद्दौला, मोर देन वन ऑफ द अबव, नन ऑफ द अबव। 1757 में प्लासी के युद्ध में किसकी हार हुई थी? तो ऑप्शन ए है नवाब मीर कासिम, बी है मीर जाफर, सी है सिराजुद्दौला। उपरोक्त में से एक से अधिक पर उपरोक्त। अब यहाँ पे प्रश्न है कि भाई हुई क्यों थी? बैटल ऑफ प्लासी के पीछे के कारण क्या थे? बैटल ऑफ प्लासी 1757 में हुई तो है, लेकिन इसको समझने के लिए जाना पड़ेगा, थोड़े से पीछे हम जाएंगे। 1756 में बंगाल के जो सूबेदार हैं, बंगाल के नवाब हैं अलीवर्दी खां, उनकी मृत्यु हो जाती है। 1756 में बंगाल के नवाब की मृत्यु हो जाती है। 1756 में ये कौन है? अलीवर्दी खां। कौन है? अलीवर्दी खां। अब अलीवर्दी खां की मृत्यु के बाद इनका कोई पुत्र नहीं है, इनकी 3 बेटियां हैं। एक बेटी का विवाह ढाका के नवाब से हुआ होता है, दूसरी बेटी का विवाह पूर्णिया में हुआ होता है और तीसरी बेटी का विवाह पटना में हुआ होता है, जिसमें सबसे छोटी बेटी जो पटना जिसकी शादी हुई होती है, उसके बेटे मतलब कि अलीवर्दी खां का नाती, एक तरह से ग्रैंडसन, वो जो है सिराजुद्दौला, वो उत्तराधिकारी बनता है। मरते वक्त जो है अलीवर्दी खां ने अपने सबसे छोटी पुत्री के पुत्र मतलब अपनी नाती सिराजुद्दौला, जो उस समय लगभग 19-20 साल का एक नवयुवक था, और आप जानते हैं कि 19-20 साल के नवयुवक में कितनी जो है उत्साह होती है, और एक तरह से ये इसमें उदंडता भी बहुत ज्यादा थी, बहुत ज्यादा जोश था, एक जवानी का जोश होता है, समझ रहे ना, ये चीजों को प्रैक्टिकली नहीं समझना, प्रैक्टिकल अप्रोच नहीं होना और इनप्रैक्टिकली हर चीज पर हावी हो जाना। तो अलीवर्दी खां ने अपने मृत्यु के वक्त अपने ग्रैंडसन सिराजुद्दौला को क्या बनाया?
उत्तराधिकारी बना। ये बहुत लोगों को पसंद नहीं है, बहुत लोगों को पसंद, मतलब उसके अपने ही दरबार के कई सारे मंत्री इसके अगेंस्ट में थे कि सिराजुद्दौला को नवाब नहीं बनाया जाना चाहिए था। इसके अलावा इनकी मौसी ढाका की नवाब, ढाका में जिसकी शादी हुई थी, ढाका के नवाब की बीवी घसीटी बेगम, इनकी मौसी है घसीटी बेगम। घसीटी बेगम इनकी अपनी मौसी घसीटी बेगम, और इनका एक मौसेरा भाई जो इनकी मझली मौसी है पूर्णिया वाली, ये बड़ी मौसी है घसीटी बेगम, और इनकी बड़ी मौसी है पूर्णिया वाली, उनका पुत्र मतलब मौसेरा भाई शौकत जंग। ये दोनों ही इसके जान के दुश्मन बने हुए हैं, ये दोनों ही इसके जान के दुश्मन बने हुए हैं। और इन दोनों को हवा कौन दे रहा है? अंग्रेज दे रहे हैं। इन दोनों को संरक्षण कौन दे रहा है? अंग्रेज दे रहे हैं। इसके अलावा इनका अपना जो है फाइनेंस मिनिस्टर राज बल्लभ, वो भी इसके अगेंस्ट में है, सिराजुद्दौला के अगेंस्ट में है, और वह भाग करके अंग्रेजों के यहाँ कलकत्ता में छुपा हुआ है। सिराजुद्दौला बार बार डिमांड कर रहा है कि उसको वापस मेरे पास भेजो, है ना, क्योंकि वो मेरा बंदा है और वो मेरे खिलाफ विद्रोह करके यहाँ से भागा है। खैर, इन तीनों को ही संरक्षण कौन दे रहा था? इन तीनों को ही संरक्षण अंग्रेज दे रहे थे, घसीटी बेगम, शौकत जंग और जो है उनके फाइनेंस मिनिस्टर को। इसके अतिरिक्त और भी कई सारे अधिकारी थे जो इनके अगेंस्ट में थे, जैसे बहुत बड़ा बंगाल का बहुत बड़ा बैंकर, और इस बैंकर का नाम था जगत सेठ। जगत सेठ भी एक तरह से सिराजुद्दौला के अगेंस्ट में था, और ये कारण इसलिए था क्योंकि सबको ये महसूस हो रहा था कि ये नवाब बनने योग्य नहीं है, ये बहुत प्रैक्टिकल अप्रोच के थ्रू सब कुछ साथ में लेकर नहीं चलेगा, ये अपनी मनमानी करेगा, अपने मन की हर चीज करेगा। तो अब दरबारी क्या चाहते हैं, जो मंत्री क्या चाहते हैं कि जो नवाब हो उसकी सुने, और ये सिराजुद्दौला सुनने वालों में से थे नहीं। तो अब सिराजुद्दौला के जान के दुश्मन बने हुए हैं और इसमें अंग्रेज हवा दे रहा है सबको। इसी दौरान अंग्रेजों ने और फ्रांसीसी, अंग्रेज और फ्रांसीसी दोनों ने ही अपने अपने किलों की फोर्टिफिकेशन, अपने अपने फैक्ट्री की फोर्टिफिकेशन करनी शुरू कर दी थी कलकत्ता में और चंद्रनगर में। कलकत्ता में अंग्रेजों का किला था, अंग्रेजों की फैक्ट्री थी, और जो है चंद्रनगर में फ्रांसीसियों की थी। वो हम लोगों ने पिछले लेक्चर में देख लिया, पिछले चैप्टर में। तो चंद्रनगर में भी फ्रांसीसी अपनी किलेबंदी कर रहे थे और कलकत्ता में अंग्रेज अपनी किलेबंदी कर रहे थे। सिराजुद्दौला को नागवार गुजरा, भाई नवाब हम हैं, नवाब हम हैं, और मेरे से बिना परमिशन लिए इन्होंने कैसे किलेबंदी करनी शुरू कर दी? कलकत्ता तो उनके क्षेत्र में आ रहा है, तो भाई बिना उनके परमिशन के कैसे इन्होंने स्टार्ट कर दिया फोर्टिफिकेशन, किलेबंदी। दरअसल यह वह वक्त था जिस समय तृतीय कर्नाटक युद्ध की आहट हो गई थी, आहट आ चुकी थी, और लग रहा था कि कभी भी तृतीय कर्नाटक युद्ध शुरू हो जाएगा। तो इससे अपने अपने किलों को, अपनी अपनी फैक्ट्रीज को बचाने के लिए वो फोर्टिफिकेशन करने में लगे हुए थे, वो किलेबंदी कर रहे थे। तो देखा जाए तो वो अपनी जगह सही थे, लेकिन ये बिना परमिशन के हो रहा था। सिराजुद्दौला ने दोनों ही कंपनियों को बोला कि भाई रोक दो, ये हमारे परमिशन के बिना काम हो रहा है, आपने परमिशन लिया नहीं, रोको जल्दी काम। तो फ्रांसीसियों ने तो काम रोक दिया, लेकिन हमारे अंग्रेज लोग जो हैं वो बहुत ज्यादा एटीट्यूड में थे, बहुत ज्यादा घमंड में थे। क्यों? क्योंकि उसके पहले जो है दक्षिण भारत में एक तरह से जो है वो द्वितीय कर्नाटक युद्ध में पलड़ा बराबर करके आए हुए थे फ्रांसीसियों के साथ, और उनको लग रहा था कि वो एक सैन्य शक्ति के रूप में मजबूत हो चुके हैं। तो उन्होंने सिरे से मना कर दिया कि नहीं भाई साहब, हम तो अपनी फोर्टिफिकेशन नहीं रोकेंगे, हम तो भाई हम लगातार काम करना जारी रखेंगे। बस हुआ अब क्या कि भाई हमारे नवाब साहब जवान खून कैसे बर्दाश्त करते किसी की बात को, वो भी अंग्रेजी कंपनी जो उनके संरक्षण में काम कर रहा था। तो एक तो दस्तक के नाम पर उन्होंने टैक्स देना बंद कर दिया था। तो अब ये भाई साहब अपनी आर्मी को लेकर के चले गए, क्या करने चले गए? कलकत्ता पर अधिकार करने, और कलकत्ता पे अधिकार कर लिया। हम अगले प्रश्न में आगे जब प्रश्न आएगा तो हम उस वाले कहानी को देखेंगे, कैसे किस डेट में और कैसे जो है उन्होंने कलकत्ता पे अधिकार किया। बस एक ओवरव्यू, इस क्वेश्चन के लिए हम एक ओवरव्यू दे रहे हैं आपको कि कलकत्ता पे अधिकार हो गया, और कलकत्ता पे अधिकार होने के दौरान ही एक घटना घटी या नहीं घटी इसकी कोई प्रूफ नहीं है कहीं भी, लेकिन माना जाता है कि ये घटी, और उसको कहा जाता है ब्लैक होल त्रासदी, जिसमें एक छोटे से कमरे में 146
अंग्रेज कर्मियों को बंद कर दिया गया और उसमें 123 अंग्रेज दम घुटने से मर गए। और इसके प्रत्यक्षदर्शी थे जे हॉलवेल। इन्होंने इस कहानी को बनाया और पूरे इंग्लैंड में प्रचार प्रसार हुआ। और इंग्लैंड में तो सब अखबार मीडिया वाले तो ऐसा लगा कि जैसे सिराजुद्दौला से बड़ा कोई अपराधी है ही नहीं, इन्होंने क्या कर दिया, अब इसको सबक सिखाओ। खैर वो वाली कहानी अलग है। लेकिन अब यहाँ पर इन्होंने सिराजुद्दौला ने कलकत्ता पे अधिकार कर लिया। बहुत सारे अंग्रेज भाग गए, सेनापति भाग गए, कलकत्ता के जो कलकत्ता फैक्ट्री के जो अध्यक्ष थे वो भाग गए। जो पकड़े गए वो उसमें से ब्लैक होल ट्रेजेडी में मारे गए और बच गए कुछ। तो अब एक तरह से जो है कलकत्ता पे इन्होंने अधिकार कर लिया था सिराजुद्दौला ने। लेकिन इनसे गलती ये हो गई कि कलकत्ता पे अधिकार करके अपने एक विश्वस्त बंदे को कलकत्ता का कार्यभार सौंप के ये वापस अपनी राजधानी, अब ये याद कर लो उस समय बंगाल की राजधानी कहाँ थी? मुर्शिदाबाद। तो ये वापस मुर्शिदाबाद लौट के चले आते हैं और यहीं पर ये गलती कर जाते हैं। क्या हुआ कि जो ये भागे हुए अंग्रेज थे उन्होंने खबर भिजवाई मद्रास, और मद्रास में उस समय नया कमांडर, सैन्य कमांडर निकल के आया था। कौन? रॉबर्ट क्लाइव। याद करिए, द्वितीय कर्नाटक युद्ध में उसने कुछ ही सैनिकों की मदद से आरकोट पर हमला किया और चंदा साहब को नेस्तनाबूद कर दिया। तो वह एक साधारण क्लर्क से एक बड़े सैन्य कमांडर के रूप में प्रमोट हो चुका था। तब वहां से क्लाइव जो है मद्रास से आता है। और क्लाइव की एक खासियत है कि ये बंदा जो है युद्ध में कम और कूटनीति में ज्यादा बिलीव रखता है। ये लोगों को अपने पक्ष में करने में बहुत माहिर है। तो ये जब आता है कोलकाता, तो कलकत्ता आकर के जिस मंत्री के हाथों में कलकत्ता का कार्यभार था उसको घूस खिला करके, उसको ब्राइब दे करके, रिश्वत दे करके कलकत्ता को अपने हाथों में कर लेता है। ठीक है। और उसके बाद हम देखेंगे कि हमारे सिराजुद्दौला के ऊपर एक प्रेशर जनरेट होगा और उस प्रेशर में आकर के ये अलीनगर की संधि करेंगे। अब अलीनगर कलकत्ता का ही नाम है जो सिराजुद्दौला द्वारा दिया गया। अलीनगर की संधि 9 फरवरी 1757 को होगा अलीनगर की संधि। तो अलीनगर की संधि ये कर लेंगे, अलीनगर की संधि, ठीक है, 9 फरवरी 1700। और अलीनगर क्या है? कलकत्ता का ही नाम है जिसको अधिकार करके, जिस पर अधिकार करके सिराजुद्दौला ने एक नया नामकरण उसका कर दिया था। तो अलीनगर की संधि हुई और अलीनगर की संधि में कई सारी शर्तों को मानना पड़ा सिराजुद्दौला को। जैसे उन्होंने कलकत्ता पर अधिकार करके क्षति पहुंचाई तो उसका हर्जाना देना पड़ा। अंग्रेजों को किलेबंदी करने की परमिशन मिली। इसके अलावा उनको अपने सिक्के चलाने की भी अनुमति मिली। अब ये हमारे सिराजुद्दौला साहब पर एक्स्ट्रा प्रेशर जनरेट हुआ। क्लाइव जानता था कि इतने से काम बनेगा नहीं, क्योंकि सिराजुद्दौला चुप बैठने वालों में से नहीं है। हमें सिराजुद्दौला को सत्ता पर से हटाना होगा यदि हमें लॉन्ग टर्म में लाभ कमाना है। हम है व्यापारी और व्यापारी के तौर पर यदि हमें बहुत अधिक मुनाफा कमाना है, अधिकतम मुनाफा कमाना है, मैक्सिमम प्रॉफिट जनरेट करनी है, तो हमें अपने मनपसंद नवाब को गद्दी पर बैठाना होगा। और यहां से उसने षड्यंत्र करना शुरू किया। और ये षड्यंत्र का सबसे बड़ा कारण बना जब मार्च 1757 में क्लाइव जो है चंद्रनगर, फ्रांसीसियों की फैक्ट्री चंद्रनगर पर अधिकार कर लिया। और ये जो है शुरुआत मानी जाती है एक तरह से जो है तृतीय कर्नाटक युद्ध की। यहां से अंग्रेजों ने अपनी चाल चलनी शुरू की फ्रांसीसियों के खिलाफ। और ये जो है फिर से वापस सिराजुद्दौला को नागवार गुजरा कि भाई हमारे रहते अंग्रेजों की हिमाकत कैसे हो गई, क्योंकि हमने तो फ्रांसीसियों का किलेबंदी रोक दिया था और फ्रांसीसियों को एक तरह से वचन दिया था कि आपकी सुरक्षा हमारे हाथों में। तो भाई ये हमारा तो अपमान हो गया। ये तो सिराजुद्दौला को, क्लाइव को बोला गया कि भाई आप उनकी फैक्ट्री छोड़िए, आप चंद्रनगर पे आपने अधिकार क्यों कर लिया, आपकी हिमाकत कैसे हुई। अब ये क्लाइव साहब नहीं छोड़ेंगे। तो फिर सिराजुद्दौला सैन्य अभियान करने की ताक में अब रहेगा। यहां से क्लाइव अब षड्यंत्र करना शुरू करेगा और सिराजुद्दौला के विपक्ष में जो लोग हैं उनको इकट्ठा करना शुरू करेगा और उसमें मध्यस्थता की भूमिका जो है निभाएगा। इसका नाम है ओमीचंद। ओमीचंद नाम का एक व्यक्ति वो मध्यस्थता की भूमिका निभाएगा, मध्यस्थ की भूमिका निभाएगा, मीडिएटर की भूमिका निभाएगा। और वो उन सबको इकट्ठा करेगा जो सिराजुद्दौला के खिलाफ है। और इसमें
उसका एक निकट संबंधी, सिराजुद्दौला का एक बहुत निकट संबंधी, और वो है मीर जाफर। मीर जाफर जो है उसको अपने पाले में कर लेगा, यह कह के कि यदि तुमने हमारा साथ दिया तो हम तुम्हें अगला नवाब बनाएंगे। तो अब सारी भूमिका तैयार हो गई, और सारी भूमिका तैयार होने के बाद याद करिए वो डेट 23 जून 1757, 23 जून 1757 को प्लासी की युद्ध, और ये कोई युद्ध नहीं थी क्योंकि इसमें कोई ब्लड शेड नहीं हुआ था, खून नहीं बही थी इसमें बहुत ज्यादा, कुछ ही लोग मारे गए थे और घायल हुए थे। एक तरह से जो है धोखा हुआ युद्ध भूमि में सिराजुद्दौला के साथ। सिराजुद्दौला को मीर जाफर ने अपने पाले में करते हुए, अपने विश्वास में लेते हुए ये कहा कि आप मुर्शिदाबाद वापस लौट जाइए, हम युद्ध जीत करके आते हैं। और युद्ध के मैदान से सिराजुद्दौला अपनी हाथी पे चढ़कर वापस हो लेते हैं मुर्शिदाबाद। इसी क्रम में मीर जाफर अपने पुत्र को पीछे भेजेगा, उस पुत्र का नाम है, मीर जाफर के पुत्र का नाम है मीरन। मीरन रास्ते में ही अपने एक सैनिक के हाथों सिराजुद्दौला की हत्या करवा देगा। तो ये एक लगभग ओवरव्यू थी कि भाई बैटल ऑफ प्लासी में किसकी हार हुई। तो नवाब कौन थे, आप कमेंट सेक्शन में बताएं, ऑप्शन बताएं। अब यहाँ पे आपके पास आंसर आ गया। ऑप्शन ए है नवाब मीर कासिम, नहीं, मीर कासिम नहीं होगा। ऑप्शन बी मीर जाफर, ये भी नहीं होगा। सिराजुद्दौला ये होगा, क्योंकि हमने अभी सिराजुद्दौला की कहानी ही तो समझी कि कैसे सिराजुद्दौला के साथ धोखा होता है। तो सिराजुद्दौला साहब जो है वो डिफीट होते हैं, वो हारते हैं। सी ऑप्शन, सिराजुद्दौला की पराजय हुई थी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन में चले। आशा है कि आपको ये सारी जो है कॉन्सेप्ट समझ में आई होगी, क्या ये कहानी रही बैटल ऑफ प्लासी की, प्लासी के युद्ध की, और इसके पीछे के तर्कों को आप समझने की कोशिश किए होंगे। तो अब आगे आए, हम अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज, गिव मी अ सेकेंड। दूसरा क्वेश्चन ये कह रहा है, दूसरा क्वेश्चन कुछ यूं है, क्या है दूसरा क्वेश्चन? ओके, here is the second question. Okay, which among the following treaty was signed after Battle of Buxar? बक्सर की लड़ाई के बाद निम्नलिखित में से किस संधि पर हस्ताक्षर किए गए? बैटल ऑफ बक्सर के बाद कौन सी ट्रीटी हुई, मतलब बक्सर के युद्ध के बाद कौन सी संधि हुई थी? तो भाई देखो, बैटल ऑफ बक्सर के पीछे की कहानी हम समझें। बैटल ऑफ बक्सर के पीछे जो कहानी है कुछ यूं है कि 1760 में 1700, अब देखा जाए तो 1757 में अंग्रेजों ने प्लासी के युद्ध में सिराजुद्दौला को हरा करके, धोखे से हरा करके क्या किया, जिसको वायदा किया था, जिसको प्रॉमिस किया था, उसको नवाब बना देता है। और नया नवाब कौन बन गया? मीर जाफर जो है बंगाल का नवाब बन गया। अब मीर जाफर अंग्रेजों की सारी अपेक्षाएं पूरी करने की कोशिश करेगा। एक तरह से मीर जाफर का खजाना अंग्रेजों के लिए कामधेनु बन गया। जहां मीर जाफर ने युद्ध जीतने के बाद, युद्ध में धोखा देने के बाद, इनफैक्ट क्लाइव की मदद से जब वो गद्दी पर बैठा तो क्लाइव और कंपनी को खुश करने के लिए कई सारे पुरस्कार दिए। पर्सनली जो है व्यक्तिगत रूप से क्लाइव को भी मिला बहुत सारा रिवॉर्ड मनी, और कंपनी को भी मिला। इसके अलावा जब भी जरूरत होती थी तब जो है खजाने से धन अंग्रेजों को जाता था। तो जब तक मीर जाफर को परेशानी नहीं हुई तब तक तो वह धन देता रहा, लेकिन एक वक्त में कोई भी शासक को अपनी शासन चलानी होती है, अपने क्षेत्र के लोगों के लिए कार्य करनी होती है, और उसके लिए धन चाहिए होता है। और यदि खजाने में से धन का एक स्रोत अंग्रेजों को जा रहा था तो कहीं ना कहीं मीर जाफर को अपनी शासन चलाने में तकलीफ आ रही थी। तो मीर जाफर ने आनाकानी करनी शुरू कर दी थी डिमांड्स को,
जो अंग्रेज बार बार कर रहे थे उन पे अब वो नजरअंदाज करना शुरू कर दिया। अंग्रेजों को यह महसूस हो गया कि अब ये मीर जाफर हमारे किसी काम का नहीं रहा, इसे गद्दी पर से हटाने की समय आ चुका है। और इसी क्रम में मीर कासिम निकल के आता है, जो मीर जाफर का संबंधी है, रिलेटिव है। वह आश्वासन देता है किसको? अंग्रेजों को, कि कोई बात नहीं, आप हमें बनाइए, गद्दी पे बैठाइए। और उस समय दरअसल बंगाल का गवर्नर वेंसीटार्ट था, हेनरी वेंसीटार्ट। उस समय क्लाइव नहीं था, क्लाइव तो 1760 में वापस जा चुका है। क्लाइव 1760 में वापस चला जाएगा, इंग्लैंड वापस लौट जाएगा, उसे दोबारा वापस 1765 में बुलाया जाएगा। तो बंगाल का कलकत्ता का जो गवर्नर है, कलकत्ता का अध्यक्ष जो है वो है वेंसीटार्ट। तो वेंसीटार्ट को आश्वासन देता है मीर कासिम की आप हमें बनाइए क्या? बंगाल का नवाब, हम आपकी सारी इच्छाओं की पूर्ति करें। तो मीर जाफर को तो किसी बहाने से हटाना था, सिराजुद्दौला को तो युद्ध से हटाया गया। अब मीर जाफर को किस बहाने से हटाया जाए? मीर जाफर को हटाने के लिए पहले चाल चली गई। मीर जाफर को हटाने के लिए पहले खबर भिजवाई गई मीर जाफर को मुर्शिदाबाद की, आप मीर कासिम को नायब सूबेदार बनाइए। अब नायब सूबेदार के पास अधिकार ज्यादा होते थे। यह मीर जाफर को पसंद नहीं आया कि भाई मीर कासिम को क्यों बनाना नायब सूबेदार। उन्होंने सिरे से मना कर दिया कि नहीं, मैं मीर जाफर को नायब सूबेदार नहीं बनाऊंगा। यही तो चाहिए था अंग्रेजों को। अंग्रेज चाहते थे मीर जाफर किसी बात के लिए मना करे और उस बहाने से हम उसे गद्दी से हटाएं। तो मीर जाफर ने मना कर दिया कि नहीं, मैं मीर कासिम को नहीं बनाऊंगा नायब सूबेदार। तब अंग्रेजों ने क्या किया? अपनी आर्मी भेजी, मुर्शिदाबाद के किले को घेर लिया गया और जबरन मीर जाफर को गद्दी से हटाया गया, उतार दिया गया। और मीर जाफर के बदले मीर कासिम को बंगाल का नवाब बना दिया गया। ठीक है। अब मीर जाफर के साथ क्या हुआ? मीर जाफर को 15,000 रुपए का पेंशन देकर के, 15,000 प्रति माह, 15,000 पर मंथ की जो पेंशन है वो देकर के कलकत्ता निर्वासित कर दिया गया, कलकत्ता भेज दिया गया कि आप रहिए आराम से यहीं, क्या जरूरत है इतना, जीवन में रखा क्या है, सत्ता का मोह माया किस लिए कर रहे हैं आप, हैं? चलिए आराम से कलकत्ता में बैठिए, मीर कासिम को शासन करने दीजिए। ठीक है। तो मीर कासिम बहुत समझदार था। कहा यह जाता है कि अलवर्दी खां के बाद सबसे योग्यतम शासक था मीर कासिम। वह जानता था कि अंग्रेजों के नजदीक रहने का मतलब है कि बार बार हस्तक्षेप होना। तो मीर कासिम ने तुरंत अपना 1761 में, अगले साल 1761 में अपनी राजधानी उठाया और लेके चला गया मुंगेर। बिहार का एक जिला है मुंगेर लेके चला गया वो। और मुंगेर में जो उसने कई सारे ऐसे कदम उठाए, कई सारी ऐसी एक्टिविटीज की जो अंग्रेजों को समय पर गलत लग रहा था, नागवार गुजर रहा था, उसको महसूस हो रहा था कि हमने गलत इंसान को नवाब तो नहीं बना दिया। शुरुआत में मीर कासिम ने तो अंग्रेजों की सारी अपेक्षाएं पूरी की। इनफैक्ट बंगाल की 3 क्षेत्रों की जमींदारी भी मिल गई थी इसके शासनकाल में। जहां मीर जाफर के शासनकाल में, जहां मीर जाफर जब गद्दी पर बैठा तो उसने 24 परगना की। यह पहला ऐसा क्षेत्र था जो बंगाल में कंपनी को जमींदारी मिली। मीर जाफर ने 24 परगना, बंगाल का एक जिला है, 24 परगना की जमींदारी दी थी। और यह पहला ऐसा क्षेत्र था जो जहां से कंपनी ने राजस्व वसूलना शुरू कर दिया था। पहला ऐसा क्षेत्र है बंगाल का 24 परगना जहां से अंग्रेजों ने राजस्व वसूलना शुरू कर दिया था। यहाँ के पहले वो सिर्फ व्यापार कर रहे थे, यहाँ के पहले। अब यहाँ से पहले ऐसे क्षेत्र से उन्होंने राजस्व वसूलना भी, और राजस्व की वसूली कहाँ से की जाती थी? कृषि से। अधिकतम वसूली कृषि से की जाती थी। ठीक है। लेकिन जब मीर कासिम बना तो मीर कासिम 3 और क्षेत्रों को दे दिया। मीर कासिम जब गद्दी पर बैठा तो मीर कासिम ने 3 और क्षेत्रों की जमींदारी दे दी। वर्धमान, मिदनापुर
और चटगांव, ये 3 तुम कुल मिलाकर के 4 ठीक। तो मीर कासिम ने 3 वर्धमान, चटगांव और मिदनापुर 3 क्षेत्रों की जमींदारी किसे सौंप दी? मीर कासिम ने अंग्रेजों को, और वही मीर जाफर ने 24 परगना की जमींदारी सौंपी थी। इतना सब करने के बाद मीर कासिम वो जानता था कि अगर मुर्शिदाबाद में रहा तो खजाना खाली हो जाएगा हमारी, तो वो वहां से अपनी कैपिटल को शिफ्ट करेगा। कहां पे? कैपिटल को शिफ्ट कर दिया मुर्शिदाबाद से मुंगेर। तो मीर कासिम ने, अब मैं ये बक्सर की युद्ध की जो बैकग्राउंड है वो तैयार कर रहा हूं कि बक्सर की युद्ध हुई कैसे। तो मीर कासिम ने अपनी क्या की, पहला गलती तो अंग्रेजों को नाराज करने की ये कर दी उसने कि उसने राजधानी क्या की, राजधानी मुर्शिदाबाद से कहां ट्रांसफर कर दी? मुंगेर ट्रांसफर कर दी। दूसरी गलती, इसने मुंगेर में बंदूक फैक्ट्री की स्थापना की, और यह आज भी है। आज इटालियन मेड, चाइनीज मेड, जो भी बंदूक, राइफल, AK-47 सब मिल जाता है इलीगल। मुंगेर गढ़ है इलीगल बंदूकों का। तो ये किसके द्वारा स्थापित किया गया? बंदूक फैक्ट्री की स्थापना की गई। यहां बंदूक फैक्ट्री की स्थापना की गई। इसके अलावे मीर कासिम ने अपना एक सलाहकार नियुक्त किया, और यह सलाहकार कोई अंग्रेज नहीं था, यह सलाहकार एक जर्मन था। एक जर्मन अधिकारी को अपने सलाहकार के तौर पे नियुक्ति करी उसने, तो यह भी अंग्रेजों को बुरा लग गया। लेकिन ये युद्ध का एक सबसे बड़ा कारण निकल के वो तब आया जब, याद करिए, फर्रुखसियर ने अपने फरमान में अंग्रेजों को दस्तक प्रदान किया था, और इस दस्तक के माध्यम से अंग्रेज अपनी व्यापार पर किसी भी कर से मुक्त थे। तो अब मैंने यह भी उस समय बताया था कि कई सारे भारतीय व्यापारी को इलीगल तरीके से यह दस्तक मिल रहा था अपने अंग्रेज दोस्तों द्वारा, तो बाकी भारतीय व्यापारियों को यह अच्छा नहीं लग रहा था कि कुछ भारतीयों को मिल रहा है और कुछ भारतीयों को नहीं मिल रहा है। तो ये बार बार शिकायत लेकर के मीर कासिम के पास जा रहे थे कि यदि करना है तो सबको कर दो भाई, दस्तक प्रदान कर दो, वरना कुछ को देते हो कुछ को नहीं देते हो। तो मीर कासिम ने क्या किया? मीर कासिम ने दस्तक को ही खत्म कर दिया। तो जो ये स्पेशल प्रिविलेज, जो एक विशेषाधिकार मिला था कंपनी को, वो खत्म हो गया। कंपनी को यह बात बुरी लगी कि हम भी उन कॉमन ट्रेडर्स की तरह हो गए। अब कॉमन ट्रेडर्स जो है, एक सामान्य व्यापारी भी दस्तक रख सकता है और हमारे पास भी दस्तक है, तो उनमें और हम में अंतर क्या है? हमें तो विशेषाधिकार चाहिए, हमारा विशेषाधिकार खत्म नहीं कर सकते। तो एक सबसे बड़ा कारण है व्यापार कर। याद रखिएगा, यह व्यापार कर, ट्रेड का टैक्स जो है, वो सबसे बड़ा कारण रहा। ये दस्तक सबसे बड़ा कारण रहा बैटल ऑफ बक्सर का। लेकिन इमीडिएट कॉज अब निकल के यहां पे हम लोग निकाल के लेके आते हैं। इमीडिएट कॉज ये है कि 1763 में पटना फैक्ट्री जो है, पटना फैक्ट्री का जो प्रेसिडेंट है, पटना में जो फैक्ट्री स्थापित है अंग्रेजों की, पटना फैक्ट्री का प्रेसिडेंट एलिस ने पटना पर अधिकार कर लिया। पटना पर अधिकार कर लिया। यह खबर लगी, मुंगेर गया खबर मीर कासिम के पास कि पटना की फैक्ट्री के जो अध्यक्ष साहब हैं, उन्होंने पटना पर ही अधिकार कर लिया है। तो मीर कासिम अपनी सेना लेकर के जाएगा, और एलिस ही नहीं, एलिस के साथ समस्त अंग्रेजों को बंदी बना लिया। तो मीर कासिम क्या करेगा? मीर कासिम क्या करेगा? एलिस और उसके साथियों को क्या करेगा? बंदी बना लेगा। वापस जाके अंग्रेजों को, अंग्रेजी कंपनी को यह सूचना मिली कलकत्ता
कि पटना में तो कांड हो गया। क्या कांड हो गया? मीर कासिम ने तो सभी अंग्रेज अधिकारियों को बंदी बना लिया। इसकी हिमाकत कैसे हुई? उससे तो हमने बनाया नवाब, उसकी इतनी हिम्मत कैसे हो गई? खबर भिजवाई गई मीर कासिम को कि हमारे सारे अंग्रेज अधिकारियों को छोड़ो। इसने बोला कि नहीं छोड़ूंगा। अंग्रेजों को एक और बहाना मिल गया। मीर कासिम को तो गद्दी से उतारना चाहते ही थे। ये समय है जुलाई 1763 का समय है। इन्होंने अब एक तरह से अनाउंस कर दिया, एक तरह से उद्घोषणा कर दी कि भाई अब नवाब के पद से मीर कासिम को हटा दिया गया है और वापस से मीर जाफर, जो कलकत्ता में निर्वासित रूप से अपनी जीवन व्यतीत कर रहे थे, वहां से मीर जाफर को पुनः बंगाल की गद्दी पर बैठाया गया। बोला भाई वही ठीक था, कम से कम इतना उत्पात तो नहीं मचाया ना। तो मीर जाफर को वापस से गद्दी पर बैठा दिया गया और मीर कासिम अपदस्थ कर दिए गए। मीर कासिम जानता था कि अब युद्ध होना है, युद्ध होना निश्चित है। अंग्रेजों ने मीर कासिम के खिलाफ युद्ध की घोषणा कर दी। अंग्रेजों ने बोला कि अब मीर कासिम ने बोला कि अब युद्ध तो होना ही है, तो अब क्या किया जाए? अपने जर्मन सलाहकार से पूछा कि क्या किया जाए। जर्मन सलाहकार ने बोला कि युद्ध तो होना ही है, सारे अंग्रेज अधिकारियों को मार डालो। तो मीर कासिम ने समस्त एलिस के साथ साथ समस्त अंग्रेज अधिकारियों की हत्या कर दी। इसे पटना हत्याकांड कहा गया। खून खौल गया अंग्रेजों का। उन्होंने तुरंत एक्शन लिया और अपनी सेना रवाना कर दी पटना के लिए। वहां से मीर कासिम पटना से निकल के पहुंचेगा लखनऊ, अवध के नवाब के पास मदद के लिए कि हमारी मदद करो। अपदस्थ हो गया है, अब मीर कासिम नहीं है गद्दी पर, मीर जाफर वापस से गद्दी पर बैठ चुका है। तो मीर कासिम जाएगा वहां पे और जाता देखता है, अरे तेरी, यहां तो हमारे मुगल बादशाह भी यहीं पे हैं, शरणार्थी हैं। मुगल बादशाह उस समय अपने वजीर की डर से दिल्ली नहीं जा रहा है। उसका वजीर उसके जान का दुश्मन बना हुआ है। मुगल बादशाह के पुत्र पिता की हत्या हो गई, आलमगीर द्वितीय की हत्या कर दी उसने, इमादुल मुल्क ने। और इमादुल मुल्क के डर से शाह आलम शरण लिए हुए है कहां? अवध के नवाब के पास। अवध का नवाब था सुजाउद्दौला। अवध का नवाब था सुजाउद्दौला। अवध का नवाब उस समय था सुजाउद्दौला। और मुगल बादशाह थे शाह आलम द्वितीय। मुगल बादशाह शाह आलम द्वितीय। तो मीर कासिम इन दोनों के पास पहुंचा, बोला कि भाई हमारी मदद करिए, हमारे साथ अन्याय हुआ है, हमें गद्दी से उतार दिया गया है बिना किसी कारण के। एक स्वतंत्र शासक की सारी अधिकार मैंने अख्तियार कर लिए थे और उसका दंड हमें मिला कि हमें अपदस्थ कर दिया गया है। अब यह समय आ गया है कि अंग्रेजों को पूर्णतः भारत से विदा किया जाए, पूर्णतः भारत से हटाया जाए, वरना ये हमारे सर पे चढ़ के तांडव करेंगे। सिराजुद्दौला ने बोला कि हाँ, यह बात तो सच, हमने भी देखा भाई, ये तो सिराजुद्दौला की भी हत्या इन्होंने की और मीर जाफर को भी अपदस्थ किया। ये तो कभी भी अपने मनपसंद शासक को बैठाने के लिए किसी भी हद तक जा सकते हैं, कठपुतली बनाने के लिए किसी भी हद तक जा सकते हैं। अब यह समय है इनको गद्दी से इनको भारत से विदा करने की। हम एक संयुक्त अभियान करेंगे। तो एक संयुक्त अभियान जिसमें एक तरफ भारतीय शासकों का एक संघ बनेगा। ये भारतीय शासकों के संघ में कौन कौन शामिल है? ये भारतीय शासकों के संघ में शामिल है मीर कासिम और शाह आलम द्वितीय और सुजाउद्दौला। प्रश्न पूछ दे कि बक्सर के युद्ध के समय में कौन था अवध का नवाब? कौन था? सुजाउद्दौला। प्रश्न पूछ दे कि बक्सर के युद्ध के समय कौन था मुगल बादशाह? कौन था? शाह आलम द्वितीय। ये मुगल बादशाह है और ये हैं कौन?
अवध के नवाब। लेकिन प्रश्न पूछ दे कि बक्सर के युद्ध के समय में बंगाल का नवाब कौन था, तो ये साहब तो अपदस्थ हो चुके हैं। बंगाल का नवाब किसको बनाया गया है? बंगाल का नवाब बनाया गया है वापस से मीर जाफर का। तो ये तीनों ही फैक्ट याद रखने हैं आपको कि बक्सर के युद्ध के समय अवध का नवाब सुजाउद्दौला, बक्सर के युद्ध के समय मुगल बादशाह शाह आलम द्वितीय और बक्सर के युद्ध में बंगाल का नवाब मीर जाफर। तो इनकी संयुक्त सेना, इन तीनों की संयुक्त सेना चलेगी अवध से और बक्सर में एंट्री लेगी। यह खबर ऑलरेडी कंपनी को प्राप्त हो चुकी थी कि भारतीय शासकों की एक संयुक्त सेना हमसे लड़ने आ रही है। बक्सर में अंग्रेजी सेना इनका इंतजार कर रही थी और किसके नेतृत्व में? इस बंदे का नाम याद रख लो जुबान पे, ये प्रश्न पूछता है एग्जाम में कि हेक्टर मुनरो प्रश्न पूछता है बक्सर के युद्ध में अंग्रेजी कमांडर कौन था, अंग्रेजों का नेतृत्व कौन कर रहा था? कौन कर रहा था? हेक्टर मुनरो। हेक्टर मुनरो जो है वो अंग्रेजी कमांडर था। तो 22 अक्टूबर, जहां प्लासी का युद्ध 23 जून 1757 को लड़ी गई थी, यह डेट याद रखना है। वहीं बक्सर का युद्ध कब लड़ा गया? बक्सर का युद्ध 22 अक्टूबर 22 ऑफ अक्टूबर 1764 को यह बैटल लड़ी गई और इस युद्ध में भारतीय संघ के शासकों की बुरी तरह हार हुई और जीता कौन? हेक्टर मुनरो के नेतृत्व में अंग्रेजी कंपनी की विजय हुई। तो वापस हम अपने प्रश्न पे आते हैं। प्रश्न है क्या था? प्रश्न था कि बक्सर की लड़ाई के बाद निम्नलिखित में से किस संधि पर हस्ताक्षर किए गए? तो थोड़ा सा और इस कहानी को हम आगे बढ़ाते हैं और बढ़ाने के क्रम में हम आगे देखेंगे कि जब बैटल ऑफ बक्सर, जब बक्सर की युद्ध समाप्त हो गई, उसके बाद हमारे मीर कासिम साहब फरार हो गए, दिल्ली की तरफ फरार हो गए। ये तो अपदस्थ थे। तो मीर कासिम जो है फरार होकर के कहां चले गए? दिल्ली की तरफ चले गए, जहां 1777 में बहुत बुरी अवस्था में इनकी मृत्यु हुई, एक भिखमंगे की अवस्था में इनकी मृत्यु हो गई। लेकिन एक तो अवध का नवाब है, भागेगा कहां अवध का नवाब अपनी नवाबी छोड़ के, और एक मुगल बादशाह है, वो कहां छुपेगा? ये दोनों पकड़े गए। और हमेशा से यह होता आया है कि जब युद्ध खत्म हो जाती है तो दोनों ही पक्षों के बीच, जो जीती हुई पक्ष है और जो हारी हुई पक्ष है, दोनों पक्षों के बीच में क्या होती है? संधि होती है, ट्रीटी होती है। और इस ट्रीटी में जीता हुआ पक्ष हारे हुए पक्ष पे अपनी शर्तें थोपता है और वो सेम चीज यहां पर होगा। जीता हुआ पक्ष अंग्रेजी कंपनी ने अपनी सारी शर्तें थोप डाली हारे हुए पक्ष अर्थात किसके ऊपर? मुगल बादशाह शाह आलम द्वितीय और अवध के नवाब सुजाउद्दौला पे। तो दोनों ये चल के आगे, अब मैंने बताया कि भाई क्लाइव साहब 1760 में तो चले गए हैं, लेकिन 1765 में वापस बुला लिया जाएगा। 1765 में क्लाइव की वापसी होगी, रॉबर्ट क्लाइव की वापसी होगी, और क्लाइव की वापसी के बाद बक्सर के युद्ध की संधि होगी और यह संधि कहलाती है इलाहाबाद की संधि। इलाहाबाद की संधि कहलाती है। इसमें दो संधि हुई, एक जिसमें पहले को कहते हैं इलाहाबाद की प्रथम संधि। इलाहाबाद की प्रथम संधि, फर्स्ट ट्रीटी ऑफ इलाहाबाद, फर्स्ट ट्रीटी ऑफ इलाहाबाद, और इसका डेट याद रखिएगा, ये हुई 12 अगस्त 1765। ये डेट याद रखिएगा, 12 अगस्त 1765। और इलाहाबाद की प्रथम संधि होती है, एक तरफ है क्लाइव और दूसरी तरफ है शाह आलम द्वितीय, शाह आलम सेकंड। ठीक है, पूछ दे कि इलाहाबाद की प्रथम संधि किसके बीच हुई? तो प्रथम संधि हुई शाह आलम द्वितीय और क्लाइव के बीच।
यह डेट कौन सा था? 12 अगस्त 1765। और इलाहाबाद की दूसरी संधि, इलाहाबाद की दूसरी संधि हम देखें तो इलाहाबाद की दूसरी संधि हुई, इलाहाबाद की दूसरी संधि जिसको इंग्लिश में क्या कहेंगे? सेकेंड ट्रीटी ऑफ इलाहाबाद, सेकेंड ट्रीटी ऑफ इलाहाबाद। ये कब हुई? 16 अगस्त 1765। किसके किसके बीच? तो क्लाइव और शुजाउद्दौला के बीच, जो अवध का नवाब था। क्लाइव और शुजाउद्दौला के मध्य यह संधि हुई है, शुजाउद्दौला। ठीक है, तो दो संधि ये याद रखना है। अब फिर से वापस हम प्रश्न पे आते हैं, क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन क्या था? बक्सर की लड़ाई के बाद निम्नलिखित में से कौन सी संधि हुई है? कौन सी संधि हुई है ना दिनेश जी? दिनेश जी एक बार देखिएगा ये क्या आ गया। ठीक, कौन सी संधि हुई है? कौन सी संधि हुई है? तो चलिए क्वेश्चन पढ़ते हैं। बक्सर की लड़ाई के बाद निम्नलिखित में से किस संधि पर हस्ताक्षर किए गए हैं? पहला ऑप्शन है इलाहाबाद की संधि, दूसरा ऑप्शन है कर्नाटक की संधि, तीसरा ऑप्शन है अलीनगर की संधि, उपरोक्त में से एक से अधिक, और उपरोक्त में से कोई नहीं। ठीक है, तो हिंदी में ही क्वेश्चन हम पढ़े बक्सर की लड़ाई के बाद। तो अब कमेंट सेक्शन में आपका आंसर आ जाना चाहिए अभी तक। कौन सा होगा? अलीनगर की संधि होगी, या कर्नाटक की संधि होगी, इलाहाबाद की संधि? तो ऑप्शन ए, उस समय से तो इलाहाबाद की संधि हम जप रहे हैं, तो इलाहाबाद की संधि ए ऑप्शन के साथ जाया जा सकता है। ए ऑप्शन के साथ जाइए। क्या है इंग्लिश में क्वेश्चन? क्या है इंग्लिश में क्वेश्चन? है विच अमंग द फॉलोइंग ट्रीटी वाज साइंड आफ्टर बैटल ऑफ बक्सर? बैटल ऑफ बक्सर के बाद कौन सी जो है वो ट्रीटी हुई थी? तो क्या हो जाएगा? ट्रीटी ऑफ इलाहाबाद। ठीक है, अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगले क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है? नेक्स्ट क्वेश्चन पे पढ़ते हैं हम लोग। आज क्वेश्चंस कम और कॉन्सेप्ट को ज्यादा फॉलो कर रहे हैं, तो क्योंकि क्वेश्चन लगाने के लिए, क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए हमें पहले कॉन्सेप्ट समझना पड़ेगा। और मैंने बार बार ये बोला है कि हम सिर्फ यहाँ पे एमसीक्यू सॉल्व नहीं कर रहे हैं, एमसीक्यू के साथ साथ कई सारे फैक्ट्स भी हम लोग पढ़ रहे हैं। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? नेक्स्ट क्वेश्चन है आपकी 3rd नंबर क्वेश्चन आती है। 3rd नंबर क्वेश्चन है कंसीडर दी फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। अब स्टेटमेंट्स वाली क्वेश्चन यहां पे आ गई कि कंसीडर दी फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। रॉबर्ट क्लाइव इंट्रोड्यूस द ड्यूअल सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट। रॉबर्ट क्लाइव ने क्या लाया? ड्यूअल सिस्टम लाया गवर्नमेंट की। सेकंड क्वेश्चन इज, सेकंड स्टेटमेंट इज द फॉर द एक्सरसाइज ऑफ दीवानी फंक्शंस द कंपनी अपॉइंटेड डिप्यूटी दीवान, है ना? दीवानी फंक्शंस के लिए क्या हुआ? उप दीवान की इनको अपॉइंट किया गया, उप दीवान अपॉइंट किया गया था। अब इसको हिंदी में जरा पढ़ ले, तो हिंदी में क्या कह रहा है? हिंदी में क्वेश्चन है कि निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। पहला स्टेटमेंट है रॉबर्ट क्लाइव ने सरकार की दोहरी प्रणाली की शुरुआत की, और दूसरा स्टेटमेंट है दीवानी कार्यों के संचालन के लिए कंपनी ने उप दीवान नियुक्त किए। दीवानी कार्यों के संचालन के लिए, तो क्या दोनों ही स्टेटमेंट सही है क्या? देखें जरा, रॉबर्ट क्लाइव ने सरकार की दोहरी प्रणाली की शुरुआत की। दोहरी प्रणाली क्या थी? डुअल सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट क्या था? अब हम वापस से चलते हैं फर्स्ट ट्रीटी ऑफ इलाहाबाद में। फर्स्ट ट्रीटी ऑफ इलाहाबाद क्या कह रहा था? फर्स्ट ट्रीटी ऑफ इलाहाबाद, इलाहाबाद की प्रथम संधि, फर्स्ट ट्रीटी ऑफ इलाहाबाद की प्रथम, इलाहाबाद की प्रथम संधि कब? डेट याद रखना है, 12 अगस्त 1765।
और उसके साथ हमें ये भी याद रखना है किसके किसके बीच हुआ है, क्लाइव और शाह आलम सेकेंड, शाह आलम सेकेंड, क्लाइव एंड शाह आलम सेकेंड। तो अब इसमें क्या क्या जो हमारे काम की चीजें निकलने वाली हैं अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन वो हम निकालें। सबसे महत्वपूर्ण इसमें बात क्या थी, सबसे महत्वपूर्ण बात इसमें निकल के ये आई कि शाह आलम द्वितीय ने कंपनी को पूरे बिहार, बंगाल और उड़ीसा का दीवानी अधिकार सौंप दिया। पूरे बिहार, बंगाल, उड़ीसा का दीवानी अधिकार मतलब क्या होता है, राजस्व वसूलने का अधिकार। अभी तक तो याद होगा, अगर यदि आपने क्वेश्चन पर केयरफुली ध्यान दिया होगा तो पहला जो क्षेत्र मिला था वो 24 परगना मिला था मीर जाफर के समय में, और दूसरा जो क्षेत्र मिला वो मिला मीर कासिम के समय में। कौन सा, चटगांव, वर्धमान और मिदनापुर। लेकिन बक्सर के युद्ध के पश्चात संपूर्ण बंगाल, बिहार और उड़ीसा का दीवानी अधिकार या अर्थात राजस्व वसूलने का अधिकार प्राप्त हो गया कंपनी को। ठीक है, तो सिविल एंड फिजिकल मैटर किसको मिल गए, है ना, नागरिक तथा दीवानी अधिकार किसको दे दिए गए, कंपनी को प्राप्त होगा। इसके बदले में कंपनी क्या कर रही थी, इसके बदले में कंपनी शाह आलम द्वितीय को प्रति वर्ष 26 लाख रुपए पे कर रही थी। इसके बदले में शाह आलम द्वितीय को कितने मिल रहे थे, 26 लाख रुपीज मिलने। और एक तरह से यहां से बैटल ऑफ बक्सर, जो बक्सर का युद्ध है, एक निर्णायक युद्ध साबित हुआ। पूरे बंगाल पे अप्रत्यक्ष रूप से नियंत्रण स्थापित करने की, अगर अंग्रेज चाहता तो प्रत्यक्ष नियंत्रण भी स्थापित कर सकता था। उसके बहुत सारे रीजंस हैं, बहुत सारी जो है उसके पीछे तर्क हैं, लॉजिक्स हैं, लेकिन उस पर हम अभी चर्चा नहीं करेंगे क्योंकि हमें क्वेश्चन सॉल्व करने हैं। अभी पूरी क्लास यहाँ पे हम लोग थ्योरेटिकली क्लास नहीं देख रहे हैं। तो अब यहाँ पर है कि भाई क्लाइव ने क्या किया। क्लाइव ने यह अधिकार मिलने के बाद 1765 में उसने बंगाल में डुअल सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट, डुअल गवर्नमेंट की शुरुआत कर दी। डुअल गवर्नमेंट की शुरुआत कर दी, है ना, उसको हिंदी में क्या कहते हैं, हिंदी में कहते हैं हम कि दोहरी प्रणाली, सरकार की दोहरी प्रणाली की शुरुआत कर दी, है ना। तो दोहरी प्रणाली में क्या था, दोहरी प्रणाली में दरअसल था ये सिंपल सी बात है कि भाई जो दीवानी अधिकार कंपनी ने अपने पास रखे, वही निजामत का अधिकार मतलब लॉ एंड ऑर्डर एंड क्रिमिनल जस्टिस का अधिकार किसको सौंप दिया, नवाब को सौंप दिया। क्रिमिनल जस्टिस का अधिकार किसको सौंप दिया, नवाब को सौंप दिया, है ना। लेकिन नवाब के पास किसी भी प्रकार का वित्तीय अधिकार नहीं था, फाइनेंशियल जो है राइट्स नहीं थे। तो अब नवाब ने बंगाल के लोगों पर ध्यान देना ही छोड़ दिया कि हमको क्या पड़ी है, हमें तो यहां से कोई पैसा मिल नहीं रहा, कुछ मिल नहीं रहा। सिर्फ क्या था कि कंपनी इनको नवाब को पर ईयर 53 लाख रुपए पे करने वाली थी। तो अब ये रुपए जो है, ये जो इनको 53 लाख मिलने थे, ये खुद के ऊपर खर्च करेंगे, क्यों जो है बंगाल की जनता पर खर्च करना। तो एक तरह से जो है कंपनी ने लाभ कमाया बिना किसी उत्तरदायित्व के, और जो है सारा का सारा भार किसके ऊपर डाल दिया, नवाब के ऊपर डाल दिया कि लॉ एंड ऑर्डर आप संभालिए। तो देखा जाता है कि 1765 से ये दोहरी प्रणाली जब शुरुआत हुई और जब तक ये रही, मतलब 1772 तक दोहरी प्रणाली रहेगी, तो 1765 से 1772 तक जो है वो लूट का काल माना गया। मतलब पूरी बंगाल की जनता को लूट लिया गया। कंपनी ने अपने लक्ष्य निर्धारित किए कि हर साल हमें कम से कम इतना तो
राजस्व कमा ही ले रहा है पूरे बिहार, बंगाल, उड़ीसा से। और इस दौरान पूरे बिहार की जनता, बंगाल की जनता, उड़ीसा की जनता से अन्याय हुआ, उनके सारे जो है से सिमट छीन लिए गए, राजस्व अधिकतम बढ़ा दी गई, जो राजस्व बिना सोचे समझे, बिना किसी कंक्लूजन के जाकर के लगा दी जाती थी और उनसे वसूली की जाती थी। इसी क्रम में हम देखेंगे क्या कि 1770 में बंगाल में एक बड़ी अकाल आएगी, बहुत बड़ी जो है अकाल आएगी, और इस अकाल में बंगाल की 1/3 जनता उस अकाल के कारण मारी जाएगी। तो यह समय जो है बंगाल के लिए बहुत ही विषम काल है, विषम परिस्थितियां हैं बंगाल के लिए। तो यहाँ पर क्या देखा हमने कि हाँ, सच में क्लाइव ने दोहरी प्रणाली की शुरुआत की है। अब दीवानी अधिकार में राजस्व वसूलने का अधिकार तो इनको मिल गया, लेकिन कंपनी स्वयं से राजस्व नहीं वसूल सकती थी, क्योंकि उनके पास अभी तक ये कंपनी है, ये व्यापार कर रहे हैं, सामानों का क्रय विक्रय कर रहे हैं, यहां से परचेज करते हैं, जाकर के सेल करते हैं। तो इनको एडमिनिस्ट्रेशन चलाने की कोई अभी एक स्टेट के तौर पे एक एडमिनिस्ट्रेशन चलाने की कोई एक्सपीरियंस नहीं है। तो इन राजस्व वसूलेंगे कैसे? और भारत के क्षेत्रों का एक उसकी समझ नहीं है इनके अंदर, यहाँ की समाज की समझ नहीं है, यहाँ के धर्मों की समझ नहीं है। जब तक यहाँ के लोगों को समझेंगे नहीं, तब तक जो है यहाँ के लोगों के अनुसार नीतियों का निर्माण नहीं कर सकते। तो इन्होंने क्या किया, दीवानी अधिकार में जो है मिला तो अंग्रेजों को, लेकिन राजस्व वसूलने का काम जो है वो भारतीय लोगों पर ही सौंप दिया। और ये वो भारतीय लोग थे जो पहले नवाब के अधिकारी थे। तो ये इन लोगों को उप दीवान नियुक्त किया गया। हर क्षेत्र का एक उप दीवान बना, जिसमें शिताब राय को बिहार का उप दीवान बनाया गया था। तो ये बड़ा फेमस क्वेश्चन है कि किसको बिहार का उप दीवान बनाया गया। तो उप दीवान बंगाल के एक अलग उप दीवान, बिहार का अलग उप दीवान और उड़ीसा का एक अलग उप दीवान। और ये उप दीवान क्या करता था? दीवान कंपनी है। दीवान कौन है? कंपनी है। और उप दीवान जो जिनका काम था अपने अपने क्षेत्रों से राजस्व वसूल करके कंपनी तक पहुंचा देने का। तो ये उप दीवान कार्य कर रहे थे। और ये उप दीवान कौन थे? इंडियंस ही थे, भारतीय ही थे। तो सेकंड स्टेटमेंट भी सही है कि इन्होंने राजस्व वसूलने के लिए क्या किए? उप दीवानों की नियुक्ति की। और ये उप दीवान भारतीय ही है। और गांव में, देहातों में, विलेजेस में जाकर के कौन वसूल कर रहा है? वो भी भारतीय अधिकारी ही हैं। छोटे कर्मचारी जो हैं, छोटे स्तर के कर्मचारी, वो भी भारतीय हैं। इन्होंने कोई ऐसा नहीं है कि यूरोप से और अपने ब्रिटेन से लोगों को हायर किया है भारतीय क्षेत्रों में जाकर के राजस्व वसूलने के लिए। भारतीय लोगों को ही हायर करके भेज रहे हैं कि जाके वसूल के लाओ। अंतर यह है कि पहले मुर्शिदाबाद के खजाने में जमा होती थी धन, अब जाकर के कलकत्ता के खजाने में धन को जमा किया जा रहा है। तो चले क्वेश्चन देखें जरा। क्वेश्चन था, निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। पहला है, रॉबर्ट क्लाइव ने सरकार की दोहरी प्रणाली की शुरुआत की। और दूसरा कथन है, दीवानी कार्यों के संचालन के लिए कंपनी ने उप दीवान नियुक्त किए। ऊपर दिए गए कथनों में से कौन सा सही है? केवल एक। तो कथन एक तो सही है, कथन एक तो सही है, कथन एक सही। और दूसरा कथन, दीवानी कार्यों के संचालन के लिए कंपनी ने उप दीवान नियुक्त किए, ये भी स्टेटमेंट सही है। तो हमें तो दोनों स्टेटमेंट के साथ जाना पड़ेगा कि दोनों ही स्टेटमेंट पूछ रहा है कि भाई कथन कौन से सही है। तो दोनों ही स्टेटमेंट सही है, और स्टेटमेंट 1 भी और स्टेटमेंट 2 भी। तो यहाँ पे केवल एक सही है, लेकिन हमें तो दूसरा भी मिला सही। तो बी भी सही है, ये भी सही है, बी भी सही है। हमें दोनों चाहिए, ना तो एक और ना ही दो। तो ये तो होगा नहीं, क्योंकि दोनों ही सही है। अब यहाँ बोल रहा है ना तो एक ही सही है, ना ही दो ही सही है। तो दो, ये तो गलत हो गया स्टेटमेंट। उपरोक्त में से एक से अधिक, यही तो हमारा ऑप्शन होगा, क्योंकि हमें ये ऑप्शन भी सही दिख रहा है और ये ऑप्शन भी सही दिख रहा है। तो एक से अधिक ऑप्शन सही है कि नहीं है? तो एक से अधिक जब ऑप्शन सही है तो ऑप्शन डी के साथ मैं जाना पसंद करूंगा। ठीक है। तो आप, मुझे आशा है कि आपको ये सारी कॉन्सेप्ट समझ में आई होगी। हमने आज 3 ही क्वेश्चन सॉल्व किए, बाकी सारे क्वेश्चन हम लोग अगले लेक्चर्स में करेंगे। इस लेक्चर में मैंने कॉन्सेप्ट पे जोर इसलिए दिया ताकि आने वाले समय में क्वेश्चन सॉल्व करने में हमें ज़्यादा समय न लगे। तो इस लेक्चर में आप इन लेक्चर्स में दिए गए कॉन्सेप्ट्स को बहुत अच्छे से समझेंगे, इसका लुत्फ उठाइए, एंजॉय कीजिए लेक्चर को। लेक्चर एंजॉय करना चाहिए। पढ़ाई क्या है? पढ़ाई, स्टडी क्या है? एक तरह से एंजॉयमेंट है। और जिसका जो लक्ष्य है आपका, उस लक्ष्य की प्राप्ति के लिए 2 चीज बहुत महत्वपूर्ण है। वो है आपकी कंसिस्टेंसी और रेगुलरिटी। कंसिस्टेंट है कि नहीं है? अगर हमारी लेक्चर आ रही है तो कंसिस्टेंटली आप देख रहे हैं कि नहीं देख रहे हैं, रेगुलरिटी मेंटेन कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं। और पढ़ाई में भी कंसिस्टेंसी चाहिए। अगर आप 4 घंटा रोज पढ़ रहे हैं तो 4 घंटा रोज पढ़ रहे हैं। ऐसा नहीं कि आप एक दिन 4 घंटा पढ़ लिए और अगले दिन आपने एब्सेंट कर दिया, या नहीं पढ़ने का मन किया तो नहीं पढ़े, और फिर एक दिन 10 घंटा पढ़ लिया और फिर 4 दिन आप गायब हो जा रहे हैं।
ये कंसिस्टेंसी यदि मेंटेन नहीं रहेगी तो आपकी रिजल्ट नहीं आएगी। कंसिस्टेंसी बहुत जरूरी है, रेगुलरिटी बहुत जरूरी है। और साथ ही साथ इसके अलावा जो है आप कर सकते हैं क्या कि आप थोड़ी बहुत इंटरटेनमेंट भी कर सकते हैं, क्योंकि इंटरटेनमेंट जरूरी है। इंसान के अंदर बोरियत आ जाती है चीज़ों को तैयारी करते करते, तो थोड़ी बहुत अपने आप को, अगर यदि आपने मेहनत करी है, अपने आप को रिवॉर्ड दीजिए कि भाई ये हम टारगेट आज पूरा करेंगे तो अपने आप को ये हम रिवॉर्ड देंगे, आज अपने आप को प्राइज देंगे, ठीक है ना। अपने साथ कठिन नहीं बनिए, अपने साथ क्रूअल नहीं बनिए कि नहीं मैं प्रिपरेशन कर रहा हूँ एकदम 18 घंटा 20 घंटा हिलूंगा नहीं। नहीं, थोड़े से अपने साथ लिबरल बनिए, लेकिन कंसिस्टेंसी मेंटेन करने के साथ। तो एंजॉय कीजिए लेक्चर। मिलता हूँ मैं अगले लेक्चर में, तब तक के लिए विदा। थैंक यू सो मच। लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और शेयर करिए दिल खोल के। चलिए मिलते हैं हम लोग अगले लेक्चर।